हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज टॉप लॉन्ग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। सिर्फ अगर इतना भी अगर पढ़ के आप जाएंगे तो इजीली अच्छा खासा मार्क गेन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको टोटल कंप्लीट पढ़ के जाना है। तो जानते हैं एक करके हम डिस्कस करते हैं और जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी है। देखा गया कि हर साल इसी से क्वेश्चन आता है और इसका ही यहाँ से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जो टॉप 20 क्वेश्चन हमने लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है कि आपको देख लेता है यहाँ पे कि आपको पूछता सबसे पहला क्वेश्चन देखे तो व्हाट आर द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, मतलब इम्प्यूरिटी का टाइप्स कितने होते हैं और इसका सोर्स क्या होता है। देखिए, बहुत सारे गलती ये करते हैं स्टूडेंट कि क्या, जैसे कि यहाँ पूछा गया कि टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी में। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी को आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब देखिए, इम्प्यूरिटी के बारे में बात करें, कोई भी चीज अगर देखे, अगर दुनिया में 100% शुद्ध नहीं है, जैसे आपका ही ले लीजिए या मैं ही ले लीजिए, 100% कोई परफेक्ट नहीं, हर चीज में इम्प्यूरिटी होता है, लेकिन एक लिमिटेशन तक ही सही होता है। देखिए, इम्प्यूरिटी अगर आप ज्यादा हो जाएगा फार्मास्यूटिकल में तो आपको क्या होगा, दवाइयाँ आपको साइड इफेक्ट ज्यादा देने लगेगी, नुकसान ज्यादा देने लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इम्प्यूरिटी को चेक करते हैं और उसके बाद ही हम उससे आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज नहीं। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन अगर आए, सबसे पहले आपको इम्प्यूरिटी को डिफाइन करना, उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी, उसके बाद सोर्स ऑफ। टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी अगर हम देख लें कि थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले अगर टाइप में देखें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, इनऑर्गेनिक और रेसिड्यू सॉल्वेंट। इसको भी अगर देखें कि इसमें कौन कौन से होते हैं टाइप्स में, सबसे पहले यही चीज अगर लिख लेंगे, टाइप्स में यहाँ दिया तो हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज को आप क्या करेंगे कि सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी में आप वहां पे दे सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल में हो सकता है, बाय प्रोडक्ट में हो सकता है, इंटरमीडिएट में हो सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है, रिएजेंट जो यूज करते हैं, लिगेंड यूज करते हैं, उसमें भी हो सकता है, आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं या मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कहीं से भी जो आपको इम्प्यूरिटी होता है उसी को आप जो सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए बाय प्रोडक्ट या फिर बनने के बाद आपने क्या करा, सही जगह पे नहीं हो पाता या सही जगह पे आप नहीं रखते हैं, उसके लिए भी क्या होता है कि प्रोडक्ट खराब हो जाता है। इन सब चीजों को आप डिफाइन करेंगे। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट होता क्या। देखिए, लिमिट टेस्ट की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इम्प्यूरिटी को चेक करते हैं कि अगर इससे ज्यादा हो तो आपको नहीं चलेगा। तो सेम इसी तरह क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट में हम इम्प्यूरिटी को चेक करते हैं कितना परसेंट है। इसमें क्वेश्चंस देखिए क्या पूछता है, इसमें सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, आप लिमिट टेस्ट को डिफाइन करेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। उसके बाद पूछा गया आगे, इसका प्रिंसिपल देने के लिए कह रहा है हेवी मेटल। देखिए, हेवी मेटल पूछ ले या तो फिर आपका आर्सेनिक पूछ ले, दोनों में सेम चीज लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आर्सेनिक का भी लिख सकते हैं और हेवी मेटल का भी एग्जांपल देख के आप लिख सकते हैं। देखिए, लिमिट टेस्ट के बारे में बात करें तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट फॉर पर्पस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी। मैंने क्या कहा आपको कि लिमिट टेस्ट एक तरह का कह सकते हैं कि क्वालिटी को चेक करता है। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा हो तो उसको रोक देगा, वो फेल हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बैच जब प्रोडक्शन, जब फैक्ट्री में आप लोग काम करने के लिए जाएंगे, बैच प्रोडक्शन होता है, उसमें चेक किया जाता है कि कोई इम्प्यूरिटी नहीं, ज्यादा अगर इम्प्यूरिटी हो जाए। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि मैगी पहला आता था, मैगी में वहां पे देखेंगे आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा था, जिसके कारण क्या किया, उसको बैन कर दिया गया। आर्सेनिक क्या करता है, हमारे बॉडी में कैंसर कॉज करने के लिए स्टार्ट कर देता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम लिमिट टेस्ट करते हैं और लिमिट टेस्ट में हम देखते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्या जितना मात्रा है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आपने दवाई बनाए और उसका इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट देने लगे तो आप यूज करेंगे, नहीं ना यूज करेंगे। तो इसमें लिमिट टेस्ट में हम देखते हैं कि एक लिमिट तक ही रहे, उसके बाद ही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। एक तरह का देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि एक है लिमिट टेस्ट क्या है, क्वांटिटेटिव, मतलब कि कह सकते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं दो तरह का होता है। एनालिसिस कौन कौन से तरह के होते हैं, एनालिसिस हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम लिमिट टेस्ट में करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि कितने अमाउंट में, एक होता है क्वालिटेटिव मतलब उसका प्योरिटी चेक करते हैं। तो लिमिट टेस्ट में क्या करते हैं, सिर्फ हम अमाउंट को चेक करते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर कोई इम्प्यूरिटी है तो कितने अमाउंट में, मान लीजिए आर्सेनिक है तो कितने अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में नहीं तो है, अगर ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो उसे हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, या तो फिर कह लीजिए इसको आप एग्जांपल पे हेवी मेटल भी देख सकते हैं। आर्सेनिक का कई बार पूछा गया है, आपको हेवी मेटल पूछ लेगा या तो फिर आर्सेनिक पूछ लेगा, तो आपको ध्यान से इसे याद करना है।
देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विथ हाइड्रोजन आयन। इसमें क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट अगर प्रिंसिपल अगर लिखना है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि किस तरह का रिएक्शन होता है, आर्सेनिक गैस को हम क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, जो कि आपको येलो स्टेन और मर्करी क्लोराइड पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ रिडक्शिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडेट। मतलब कह सकते हैं हम क्या करते हैं कि आर्सेनिक गैस को हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, जो मर्करी क्लोराइड पेपर जिस तरह का फिल्टर पेपर होता है उस तरह पे क्या होता है कि येलो कलर का स्टेन देता है, धब्बा देने लगता है, किसके प्रेजेंस में, पोटेशियम आयोडेट के प्रेजेंस में। देखिए इसके लिए एक स्पेशल हम क्या करते हैं एपेटस, एपेटस मतलब कह लीजिए कि जिसके जैसे कि कोनिकल फ्लास्क हो गया, उसी तरह हम क्या है यहाँ पे एपेटस जो कि हम गुडजेट एपेटस कहते हैं, जो स्पेशल एपेटस होता है सिर्फ हमें आर्सेनिक को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ये जरूर याद रखना, इसमें मेंशन जरूर करना। जब आप लोग क्या करोगे, जब आप कॉपी लिखोगे तो यहाँ पे गुडजेट एपेटस जहाँ पे लिखोगे वहां पे आप क्या करना, अंडरलाइन कर देना, ताकि जो टीचर है जो कॉपी चेक करेंगे उसे एकदम क्लियरली व्यू दिख जाए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आपका कि राइट डाउन द डिटेल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोरीन। मतलब क्लोरीन का लिमिट टेस्ट लिखे उसके बारे में। देखिए इसके बारे में अगर देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन में आपको क्या है रिएक्शन, ये वाला जरूर याद रखना कि रिएक्शन जरूर याद पूछ लेता है कि यहाँ पे अगर प्रिंसिपल लिखोगे उसके बाद आपको रिएक्शन तुरंत आपको लिखना जरूरी है। देखिए इसका प्रिंसिपल देखते हैं, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हैज बीन बेस्ड ऑन द सिंपल रिएक्शन between soluble chloride to obtain silver chloride which is insoluble in dilute nitric acid। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं हम NaCl को AgNO3 के साथ हम क्या करते हैं रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है AgCl और NaNO3। आप क्या है NaNO3 ये अगर लिखेंगे फिर भी चलेगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा माइनर करता है या आप मिस्टेक कर देते हैं या भूल जाते हैं, इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप इसे याद कर लें पूरा कंप्लीट तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक तरह का आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसमें क्वांटिटी बताता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है या कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये क्वालिटी नहीं बताता। ये क्वेश्चन पूछा गया क्या क्या डिटेल में लिखे साथ में एसिड बेस टाइट्रेशन में। देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है इस वाले क्वेश्चन में, उसके बाद फिर आपको एसिड बेस टाइट्रेशन को डिफाइन करना। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को जानने से पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस को डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए एनालिसिस हम दो तरह का करते हैं, एक होता है अभी जो मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन द सेंस ऑफ इसमें कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इसमें दूसरा आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं जैसे कि लिमिट टेस्ट हम करते हैं, इवल्ट गैस कितना निकलता है, कलर चेंज से निकलते हैं, MPVP, ये सारी चीज हम इसमें क्वालिटेटिव चेंज करते हैं। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज आपको सिलेबस में बस दो ही चीज दिया है, यही दो को आपको पढ़ना। अगर आपको सिलेबस में दिया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूछा गया, आप इस तरह से थोड़ा सा आप अगर डिफाइन करते हैं आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलता है। रीजन क्या है, लोग क्या करेंगे डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक आया, वॉल्यूमेट्रिक को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में पूछा गया तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इस तरह का थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर आप डिफाइन करते हैं, लिखते हैं तो उसमें मार्किंग ज्यादा मिलता है। देखिए टॉपर में और नॉर्मल स्टूडेंट में यही चीज डिफरेंस रहता है। जो टॉपर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उसका रिप्रेजेंट का, जैसे हर चीज रिप्रेजेंट है, अगर किसी को कोई बात कहनी तो आप एक तो गुस्सा कहेंगे और एक क्या करते हैं प्यार से कहते हैं, तो कौन सा अच्छा, बात तो दोनों सेम होता है, लेकिन आप अगर प्यार से कहेंगे, आप प्यार से अगर थोड़ा सा कुछ भी उल्टा पुल्टा कह दिए और सुन लेगा, लेकिन वही चीज अगर प्यार वाली बात भी अगर आप गुस्सा से कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे। तो इसीलिए ऐसे करते हैं कि जो टॉपर्स लिखते हैं ना उसका वे ऑफ रिप्रेजेंट जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी क्या करेंगे, अगर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पूछा तो आप उसको स्टार्टिंग से ही डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस इस तरह का भी लिख सकते हैं, ये इजी है। अब आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बात करें तो टाइप्स कितना होता है, एसिड बेस होता है, नॉन एक्वेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन होता है और रिडक्स टाइट्रेशन होता है। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो ये सारी चीज भी टाइप आप लिख सकते हैं, क्यों 10 नंबर का अगर पूछा गया तो आप उसे इस तरह का भी लिख के आप वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए जितना ऐसा नहीं कि आप अगर उससे रिलेटेड जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जैसे ये सारी चीज अगर लिखे तो गलत नहीं करेगा, नंबर नहीं काटेगा, आपको नंबर और ज्यादा ही मिलेंगे। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में देखिए, एनालिसिस में क्या करते हैं, इस तरह का आपको देखा होगा आपने कि टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में जो ऊपर रहता है यहाँ पे इसे ब्यूरेट कहते हैं। अब देखिए हम जो एनालिसिस करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कंपैरिजन बेस पे करते हैं। जैसे कोई टॉपर है, एग्जांपल पे कह लीजिए कंपैरिजन बेसिस
इन द सेंस ऑफ कह लीजिए, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि आपने 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोग में ग्रुप है, अगर मान लीजिए सारे फेल हो जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर उनमें से अगर मान लीजिए कोई एक बंदा, मान लेते हैं आप, हम 10 को हम क्या करते हैं कि 2-3 कैटेगरी में बांट देते हैं। देखिए एग्जांपल पे हमने क्या करा, 10 में से अगर मान लीजिए कोई 2 बच्चे ले लेते हैं, यहाँ 5 बच्चे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 ले लेते हैं और 1 बच्चे लेते हैं। ये 2 बच्चे हैं क्या, इसको मान लेते 90% आया, 5 बच्चे क्या है 60% आया, 2 बच्चे क्या है हमारे यहाँ पे 50% आया और 1 का आया क्या, फेल आया। अब बताइए, एक कंपैरिजन था कि सारे फेल है तो सारे बराबर इक्वल जाए। अरे एक तरह का आता है आपका कि जो 90 है, कोई अगर बोलेगा कि तुम्हारा कम नंबर है, किसके हिसाब से, 60 वाले को, 90 के हिसाब से, तो उसी तरह हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड, अब जो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं उसमें एक तरह के ले लेते हैं स्टैंडर्ड, जो अच्छा है। अगर कोई इंसान बुरा या अच्छा किस हिसाब से होता है, इसी कंपेरिजन में तो कहता है कि उसका बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। आप अगर उसका बेटा भी नहीं पढ़ता तो आपको भी नहीं बोलता। सेम इसी तरह क्या करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, कंपेरिजन करते हैं। एक रहता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक रहता है हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन। अब एक चीज याद रखना है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है उसको हम ड्यूरेट में भरते हैं, जो ऊपर रहता है उसको हम टाइट्रेंट कहते हैं, लास्ट टेन टी रहता है। और जो हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन रहता है या एनालाइट कहते हैं, उसे हम कॉनिकल फ्लास्क में रखते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको थ्योरी इसमें डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे ब्रोस्टेन, आरएनएस का करना है, लुईस बेस एसिड का करना है। ये तीनों जो थ्योरी आता है उनके बारे में आपको इसमें डिसाइड करना है और यहाँ पे डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट एसिड बेस टाइट्रेशन को हम स्टार्ट कर दें। जितना लॉन्ग फॉर्मेट है देखें, एक चीज टाइम मैनेजमेंट भी आपको रखना पड़ेगा साथ में जब आप लिखेंगे। इसी चीज को अगर मान लीजिए आप डिटेल में पढ़ना चाहता है तो क्रैश कोर्स चल रहा है, जो आपको 45 डेज में पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, कवर कराया जाए, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाता है, रिकॉर्डेड मिल जाता है, ई पीडीएफ नोट्स मिल जाता है, लाइव चैट मिल जाता है, बायलैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में रहे कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराया था। साथ में मॉडल पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन में क्या बेनिफिट होता है कि आपको क्वेश्चंस के मॉडल्स पेपर दिए हैं, जैसे पिछले साल के ले लिए उस चैप्टर से ले, उससे क्या होता है आपका एक रिवीजन बढ़ जाता है और आप अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी ऐप को सर्च मारेंगे, फिर उस पर अपना डिटेल भर देना आप, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके स्टोर पे जाके यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में आप करके वहाँ पे सारे जो मैंने एक क्वेश्चन है इनको सारी चीज को वहाँ पे आप डिटेल में और डिस्कस करके और वहाँ पे पढ़ सकते। देखिए जिसको अगर टाइम भी नहीं मिला वो भी इस कोर्स के लिए अच्छा मौका है आप लोग के लिए, इसे लेके आप लोग अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है डिस्कस अबाउट द ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इट्स टाइप्स। अब क्वेश्चन ये चीज पूछा ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, ये क्या थे अभी मैंने आपको बताया, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, कमेंट में बताना आप लोग। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है या तो फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। चलिए आप लोग इसको कमेंट में बताना। देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हुआ कि आपको सबसे पहले पुराने जमाने में क्या था, फोन आता था, फोन में क्या हो पहले एसटीडी आता है, हेलो हेलो सुन पाते थे, फिर आया एक छोटा सा सिंपल सुनने के साथ साथ हम मैसेज भी कर सकते हैं। अब क्या है एंड्रॉइड फोन आ गया, एंड्रॉइड फोन में क्या करते हैं कि आप सुन भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी देख सकते हैं। सेम इसी तरह क्या करते हैं हम कि जब एनालिसिस में आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हम पे रिसर्च किया, तो जब हमने रिएक्शन करा तो हमारे पास क्या टाइट्रेशन में पीपीटी टाइट्रेशन मिला, मतलब फिर इसी टाइट्रेशन, मतलब वो धीरे धीरे नीचे नीचे प्रोडक्ट बैठ जाता है, वो जो कि इनसॉल्युबल में होता है। जब ये इनसॉल्युबल होता है, हमें पता चल गया इनसॉल्युबल है, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, हम क्या करेंगे इसको एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा देते हैं, उसका ये जो मटेरियल है इम्प्योरिटी है, इस फिल्टर पेपर में वाटर तो सारा नीचे आ जाएगा, जो पानी है हमारे पास नीचे आ जाएगा, जो सॉल्युबल नहीं वो हमारे पास फिल्टर पेपर बच जाएगा। और उसको जो हमारे पास फिल्टर पेपर बचेगा उसको हम क्या करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा हीट देंगे, उसके बाद फिर हम उसे वेट कर लेंगे कि कितना इसमें इम्प्योरिटी बच रहा है। जैसे कि चाय आप बनाते, चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती उसमें जान के मिला देते हैं, जैसे कि चाय जब बन जाता है क्या छान लेते हैं और चाय की पत्ती अलग हो जाता, फिर आप चाय की पत्ती उठा के फेंक देते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे कि हम इसमें देखते हैं इस टाइट्रेशन में, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में, कि पहले इसका पीपीटी फॉर्म बनाते हैं, मतलब इनसॉल्युबल बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ही हम इसका वेट करते हैं कि अच्छा कितना इम्प्योरिटी आया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा कि वेट सैंपल बाय एनालाइज्ड, मतलब सैंपल लेंगे जिस चीज का हम एनालाइज करना, उसके बाद हम वाटर में डिसोल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे एडिंग ए सुटेबल केमिकल टू फॉर्म प्रिसिपिटेंट, मतलब एक उसको सुटेबल केमिकल देंगे
जो हमारे इम्प्योरिटी है उसका पीपीटी बने, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेंट जो नीचे इनसॉल्युबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से हम उसे सस्पेंड पेन लगा लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा कि यहाँ पे एक फनल लगा दिया, फिल्टर पेपर इस जगह पे रख दिया। फिल्टर पेपर आता है, जब आप लोग लैब में कभी जाएंगे तो दिख जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा वैक्यूम पाइप निकाल देते हैं ताकि जल्दी फिल्टर हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे वैक्यूम सोर्स लगा देते हैं, एयर का सोर्स लगा लीजिए या किसी चीज का लगा देते ताकि जल्दी हो जाए। फिर इसी चीज को जो हमारे पास बचता है इसको हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आया उसको सुखाने के बाद कितना इम्प्योरिटी बचा, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि इस वाले कंपाउंड पे अगर इतना है तो 100 ग्राम पे इतना है तो 1 किलो पे कितना होगा, उससे हमें पता कर लेते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ बारे में बात करें तो आपको फिजिकल ग्रेविमेट्री आता है, ये सारी चीज आपका टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आता है। देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इसका प्रिंसिपल भी आपको लिखना है और डिटेल में आपको लिख के आना है। अब आता डिस्कस अबाउट द एनेस्थेटिक एंड इट्स टाइप। अब इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, एनेस्थेटिक वो सारी चीज होता है जिसको हम सुन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर एनेस्थेटिक के बारे में बात करते हैं, ये 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है लोकल एनेस्थेटिक, एक होता है जनरल एनेस्थेटिक। क्लियर है? एक कौन सा था, एक लोकल, दूसरा जनरल। देखिए लोकल एनेस्थेटिक उसे कहेंगे जैसे पार्टिकुलर एरिया, कोई एक एरिया, मान लीजिए कोई हाथ में ऑपरेशन करवाना, हाथ में ऑपरेशन करवाया था, हमने क्या करा, यहाँ पे सुन दे दिया तो यहाँ पे आपका सुन हो जाता और पार्टिकुलर हम उस पर कर सकते हैं। जनरल एनेस्थेटिया मतलब कि पूरा का पूरा बॉडी आपका अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कि आप होश में नहीं रहते। क्लियर है? 2 तरह का एनेस्थेटिक आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपको डिफाइन क्या करना है, एनेस्थेटिक वो सारी चीज होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या नर्वस सिस्टम पे काम करता है, वहां पे आपका सुन करने के लिए काम करता है। एनेस्थेटिक कितने टाइप का होता है, 2 तरह का होता है, एक लोकल और दूसरा जनरल होता है। अब इसमें पूछा गया इसका टाइप्स होता है, टाइप्स के बारे में देखें तो इसका क्लासिफिकेशन, इनहेलेशन एनेस्थेटिक जो हम क्या करते हैं कि वोलाटाइल लिक्विड या फिर गैस के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, सुंघा देता है बिल्कुल बेहोश हो जाता है, वो क्या जनरल एनेस्थेटिक है, तो पूरा बेहोश। वो क्या करता है, जैसे कि लिक्विड क्या आता है, डिस्फ्लोरेन के नाम पे आता है, हेलोथेन के नाम पे आता है, ईथर के। देखिए ईथर जो है अब बंद हो गया, रीजन क्या है, ईथर क्या होता था कि लाइट के प्रेजेंस में आके वो फॉस्जिन गैस बना लेता था, जिससे हमारे फॉस्जिन लोग मर जाते थे, उठते नहीं थे। मान लो एक बार सो गया तो सोते नहीं थे, एक बार में उठ जाते थे, इसलिए फॉस्जिन मतलब ईथर को बैन कर दिया है, ईथर नहीं यूज होता। अब फिर आता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जो हम क्या करते हैं, जो एक तरह के इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड सिस्टम में, किसके थ्रू करते हैं, वेन के थ्रू कर देते हैं, ताकि क्या करता है वो हमारे एक तरह कह सकते हैं पार्टिकुलर एरिया में अगर करना है, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड में कर देंगे, स्पाइनल में कर देंगे तो क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। तो इस तरह का हम क्या करते हैं, इंजेक्शन होता है। फिर आता है गैसेस एनेस्थेटिक, जैसे कि नाइट्रस डाइऑक्साइड। इन सब चीजों को डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप ऐप में जा सकते हो, वहां पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। अब आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। देखो इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छी तरीके से याद करना। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट उसे हम कहते हैं जो कैंसर के अगेंस्ट जो दवाई यूज करते हैं। कैंसर क्या आता है, अब इसमें आता है सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, लोग गलती क्या कर देते हैं कि डायरेक्ट आप एंटीनियोप्लास्टिक का डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं सर नंबर नहीं दिए। देखो इसमें अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप डिफाइन करना कैंसर। कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। मतलब कह सकते हैं जब हमारा सेल पागल हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है कि एक लिमिट तक, जैसे कि आपका अगर हाथ कट गया तो एक लिमिट तक आता है, उसके बाद फाइबर थ्रोम्बो काम करके उसे लीकेज मतलब बंद कर देता है, फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। कैंसर में क्या होता है कि लगातार वो डिवाइडेशन होते रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट देते हैं। एंटीनियोप्लास्टिक को आप डिफाइन करेंगे, सबसे पहले कैंसर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट। एंटीनियोप्लास्टिक में आप ये करेंगे कि ऐसी दवाई या ऐसी चीज जो कि कैंसर के अगेंस्ट काम करता है उसको हम एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में तो अल्कालाइटिंग एजेंट है, प्लैटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, एंटी मेटाबोलाइट है। एंटी मेटाबोलाइट देखिए इसलिए दिया रहता है कि कैंसर ही तो अनकंट्रोल करना है, तो कैंसर भी क्या एक तरह का हमारे बॉडी का ही तो सेल है, तो उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइट को रोकेगा और जिससे क्या है कैंसर थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल में आए, उसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक मतलब कह सकते हैं जो हम हार्ट के लिए यूज करते हैं। हार्ट क्या था, नॉर्मल बीपी बताना आप लोग कमेंट में। अगर नॉर्मल अगर हम बीपी के बारे में बात करें तो 120/80 होता है। यहाँ पे क्लियर है आपका 180। जब ये चीज गड़बड़ हो जाए, कभी मान लो ऐसा हो जाए 120/90 हो जाए,
या फिर यहाँ पे 140 बाई यहाँ पे ले लेते हैं 80 हो जाए, या तो फिर ये तो नॉर्मल कंडीशन में भी आ सकता ले सकते हैं, यहाँ पे 160 बाई यहाँ पे 70 हो जाए। मतलब ऐसा कंडीशन जब कोई हमारा हार्ट फंक्शन सही तरीके से रेगुलेट नहीं करे, उस कंडीशन में जो हम रिदम जो हमारे सही तरीके से चलना चाहिए वो अगर नहीं चले, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम दवाई देते हैं उसको हम एंटी एरिथमिक दवाई कहते हैं। चलिए देखते हैं एंटी एरिथमिक दवाई। देखिए द रिदम एंड नॉर्मल हार्ट बीट में अफेक्टेड बाय सम डिजीज। कुछ जो बीमारी है वो क्या है, हमारे जो रिदम है और जो नॉर्मल हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, उसको बिगाड़ सकता है, उसको इफेक्ट कर देता है। तो उसी कंडीशन को जब हम सही करते हैं, उस चीज को जो हम सही करने के लिए जो दवाई यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो हम क्लास 1, क्लास 2, ये क्लासेस में 4 क्लासेस में पूरा का पूरा बटा हुआ है। इसको आपको याद करना है और ये डिटेल में आपको ऐप पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। डायबिटीज आजकल देखे होंगे किसके घर में नहीं, हर किसी के घर में डायबिटीज जरूर मिल जाएगी। तो वही डायबिटीज को जो कंट्रोल करने के लिए हम जो यूज करते हैं, वो सारी चीज को, वो जो दवाई यूज करते हैं उसे हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, these agents are used in treatment of diabetes mellitus by the lowering glucose level। क्या करता है ये डायबिटीज मेलिटस को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करता है। किस तरह से? ग्लूकोज लेवल को कम करके। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो क्लास में से 2 तरह, एक तो हार्मोन्स जो इंसुलिन का यूज करते हैं, दूसरा आता ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जैसे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक 2 कैटेगरी में। इस तरह से आपको वहां पे डिफाइन करना है। अब आता राइट डाउन अबाउट द NSAIDs। NSAIDs मतलब होता है कि ये नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। ये आपको याद रखना है, हर बार पूछ लेता है लगभग। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, NSAIDs को डिफाइन करें, उसके बाद आप क्या करेंगे, एस्पिरिन में पूछा गया साथ में कि इसका एस्पिरिन NSAID के क्लास में क्या है, एस्पिरिन भी आता है। देखिए ऐसा चीज दोज आर आल्सो कॉल्ड, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को हम क्या कह सकते हैं, दोज आर आल्सो कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, जिसको हम NSAIDs भी शॉर्टकट में बोलते हैं। दिस ड्रग इज यूज्ड टू रिड्यूस, या तो फिर कम करने या तो फिर रोकने, किस चीज का, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, या तो फिर हम रोकने के लिए यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, हम NSAIDs का यूज करते हैं। इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं, अब देखते हैं। यहाँ पे किसी भी एक पार्टिकुलर दे दिया, जैसे यहाँ पे एस्पिरिन दिया हुआ। एस्पिरिन का अगर हम देखें केमिकल स्ट्रक्चर, तो ये हमारा केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम स्ट्रक्चर देखें 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए एस्पिरिन का यूज हम किस तरह से करते हैं, जो फीवर या तो फिर माइल्ड से मॉडरेट जो फीवर रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए, मसल एके जैसे मसल में दर्द होना, टूथ में दर्द होना, दांत में दर्द हो रहा, कोल्ड में और हेडेक में, ये सारे चीज में हम इसका यूज करते हैं। और स्टोरेज कंडीशन या तो फिर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम 20 से 25 डिग्री में रखेंगे और अच्छे वेल कंट्रोल में रखेंगे, मतलब अच्छे कंट्रोल में रखेंगे, ऐसा नहीं कि खुले में रख देंगे। आपको पता ही यूजेस अगर याद कर लेंगे तो हर कोई दवाई का सेम मतलब कि स्टेबिलिटी और कंडीशन सेम रहता है कि आपको एक सही तरीके से ऑप्टिमम देना है। अगर ज़्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तो टैबलेट रहेगा तो फट जाएगा। इसका फॉर्मुलेशन हम जो टैबलेट आता है, इसका ब्रांड नेम आता है SP4, SP81, ये सारी चीज़ इसका ब्रांड नेम आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कस डिटेल अबाउट द एंटीसाइकोटिक ड्रग। ऐसा ड्रग जो कि आपको मूड अल्टर कर दे, उस सब चीजों को या ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब देखते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन आर जनरली यूज्ड टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मूड अल्टरिंग कर देता है। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो यहाँ पे फिनोथायोजोपिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थायोजेक्सिन है, ये सारी चीज इसका क्या है क्लासिफिकेशन है, ये आपका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक हर बार लगभग पूछ लेता है। एंटीबायोटिक में सबसे पता ही आपको एंटी प्लस बायोटिक, मतलब ऐसा चीज जो बायोटिक के अगेंस्ट काम करे। बायोटिक के अगेंस्ट इन द सेंस ऑफ के लिए चाहे उसको ग्रोथ होने से रोक दे या तो फिर उसको कंप्लीट खत्म कर दे। हर कोई जीवन में एंटीबायोटिक जरूर यूज करें। इंडिया में बात करते हैं सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक ही यूज होता है, और एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में जाकर नुकसान भी बहुत ज्यादा करती है। देखिए एंटीबायोटिक एक तरह का मेडिसिन है दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब क्या कर सकता है, या तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या तो फिर उसका स्लो डाउन कर देगा, किसका, बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कभी कोई पूछ लेता है, ये कंफ्यूज नहीं होना, एंटीबायोटिक वायरस के लिए यूज नहीं होता, वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही यूज होता है, ये याद रखना। ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ पावरफुल ड्रग दैट यूज ट्रीट डिजीज बाय कॉजेज बाय बैक्टीरिया, मतलब ये पावरफुल ड्रग है जो यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया से कॉजेज
जो डिजीज है उसको सही करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक में देखें तो डायरेक्शन ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन में, स्पेक्ट्रम है, ओरिजिन में अगर देखें तो नेचुरल है। सबसे पहला हमारा एंटीबायोटिक क्या था, पेनिसिलिन खोज किया गया था, फिर आता सेमी सिंथेटिक आता। ये सारी चीज आपको याद रखना है। इस तरह का टेबल जरूर बनाकर, देखो इस तरह का टेबल बना के एक एक करके अगर डिफाइन करोगे तो उससे क्या होगा कि उससे एक चीज बेनिफिट हो जाएगा कि आपका एक तो नंबर भी ज्यादा हो जाएगा, आप कॉपी भी ज्यादा भर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए राइट डिटेल अबाउट द एंटासिड। एंटासिड को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एंटासिड होता क्या है और उसका एग्जाम्पल बताइए। एंटा मतलब उल्टा एसिड। आज भी देखोगे हर कोई बच्चा देखिए जवान लेके एसिड का मतलब गैस्ट्रिक एसिड का हर कोई शिकार है, मतलब उसको गैस का प्रॉब्लम होता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है एंटासिड वैसे एजेंट है जिसको हम एसिड को रोकने के लिए या तो फिर हमारे जो स्टमक में जब एसिड इंक्रीज होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंटासिड का। चलिए एग्जाम्पल बताना कोई एक, जैसे आप लोग रोजमर्रा में यूज करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा एसिलॉग। एसिलॉग भी एक तरह का हम क्या एंटासिड की तरह ही काम करते हैं। चलिए देखते हैं एंटासिड। Antacid are such substances which are used to neutralize the excess amount of acid in our stomach। मतलब एंटासिड ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज क्या करते हैं जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है। देखिए एसिड भी हमारे स्टमक में जरूरी है, अगर एसिड नहीं होगा तो हमारा खाना डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में एसिड हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हमारे स्टमक में क्या देते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। देखिए दीज आर द वीक बेसिस विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक। एक एग्जांपल दे, देखो यहाँ पे डिफाइन पूछा गया, इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया क्या कि वीक बेसिस यूज करते हैं। अब बताओ मुझे कि यहाँ पे हमारा एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ और अगर हम एसिड ही दे दे क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर एसिड जिसका ज्यादा प्रॉब्लम रहता है उसको क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी होने के शिकार रहता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एसिड का वैल्यू कम आते हैं, मतलब एसिड का जो न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो एसिड है तो उसको बेस ही तो देंगे तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो किसका यूज करते हैं हम, बेस का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हेवी बेस, वीक बेस करते हैं। देखो अगर हेवी बेस करेंगे तो वो क्या कर सकता है, मैं भी कर सकता है कि उसका जो एसिडिक मीडियम है उसको घटा देगा। अगर एसिडिक मीडियम अगर घटा देगा तो क्या वहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो ऐसा चीज देते हैं, ऐसा दवाई देते हैं रिसर्च के बाद जो उसको मेंटेन रखे। जैसे इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारी चीज क्या है हमारे पास एंटासिड की तरह हम काम करते हैं। और एक क्वेश्चन है बताना मुझे कि ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ये सारे जो अभी मैंने बताया बेसिक नेचर होगा या तो फिर एसिड नेचर का है। कमेंट में बताना आप लोग मुझे कि बेसिक नेचर का है या तो फिर एसिड नेचर का है। ये जो कंपाउंड है ये सारे आप लोग कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। हेटेरोसाइक्लिक, यहाँ पे देखो साइक्लिक कंपाउंड कौन है, जो साइक्लिक होता है, जैसे बेंजीन हो गया हमारे पास, ये सारी चीजें साइक्लिक है। फिनोल है, ये सारी चीज क्या आता है हमारे साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे पूछा गया हेटेरोसाइक्लिक। सबसे पहले अगर बात करें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या तो रिंग स्ट्रक्चर इज ए साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम ऑफ एट लीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट एज मेंबर ऑफ इट्स रिंग। मतलब कह सकते हैं कि एक मेंबर में कम से कम 2 आपको अलग अलग होना चाहिए एलिमेंट, 2 एलिमेंट जरूर अलग होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट नहीं कहेगा। अगर हेटेरोसाइक्लिक का अगर आप बेंजीन का एग्जांपल दे देंगे तो ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि बेंजीन में एक जैसा ही यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट होता है। हेटेरोसाइक्लिक अगर देखें, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेटेरोसाइक्लिक एक चीज रखना क्या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसके साथ क्या करते हैं साइंथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक। मतलब कह सकते हैं इसमें क्या करते हैं, मेनली हम पढ़ते हैं कि हेटेरोसाइक्लिकल का एप्लीकेशन क्या है, उसका सिंथेसिस क्या, प्रॉपर्टी क्या, इन सब चीजों को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए जैसे एग्जांपल पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फूरन लिखते हैं, पैरेंटिन लिख सकते हैं। ये सारी चीज 1-2 एग्जांपल आपको जरूर याद रखना है जब आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। देखो 2 चीज इसमें लिया हुआ है, रिडॉक्स, री मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब रिडक्शन, मतलब और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऐसा टाइट्रेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसी को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे।
और ऐसा अगर रिएक्शन होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और इस तरह का जो रिएक्शन करके हम इन पॉइंट का डिटेक्शन करते हैं या तो फिर इम्प्योरिटी का डिटरमिनेशन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन। सबसे पहले देखिए रिडॉक्स मतलब क्या होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। देखो जब ऑक्सीजन का क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और गेन होगा तो क्या होगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये लिखना, इसमें थोड़ा सा अगर देखो, थोड़ा सा अगर बेसिक लेके चलते हैं, बेसिक चीज से लिख रहे हो तो एक क्या होगा, आपके पास एक अच्छा कंटेंट भी बन जाता है और आप पेजेस भी ज्यादा हो जाएंगे, और जो एग्जामिनर हो उसको भी लगेगा कि नहीं बच्चे को बेसिक से अच्छे तरीके से इसे नॉलेज है। देखिए a titration which deals with reaction involving oxidation reduction of certain chemical species are known as redox titration। मतलब redox एक titration मतलब कैसा, एक ऐसा titration जिसमें क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। किस तरह का रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सर्टेन केमिकल स्पीशीज के साथ हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं और ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो उस टाइट्रेशन को जो है हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आगे देखते हैं। इन टाइट्रेशन द रिडॉक्स टाइट्रेशन इस केमिकल रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है कि या तो फिर कह लीजिए रिडॉक्स को हम फुल फॉर्म अगर पूरा लिखना है, अगर बढ़ा के लिखना है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और मोर एक्सपेंसिवली यूज फॉर एनालिसिस एज कंपेयर टू प्रिसिपिटेशन रिएक्शन दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन। मतलब कह सकते हैं कि हम रिडॉक्स टाइट्रेशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर किसके, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन या अदर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन रहता है उनको छोड़ के हम रिडॉक्स टाइट्रेशन का ज्यादा यूज करते हैं। ये जैसे हम मोर एक्सपेंसिव लिखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंसिव यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप अंडरलाइन कर देंगे ताकि वहां पे एग्जामिनर को दिख जाए। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग मतलब ऐसा ड्रग जिसका हम क्या करते हैं कि जो सीएनएस डिसऑर्डर को सही करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्या है, इपिलेप्सी क्या होता है, मिर्गी का बीमारी जिससे पड़ता है या मिर्गी का जो दौरे पड़ते हैं उसको जो सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सारे जो दवाई आता है वो हमारा एंटी कन्वल्सेंट के आता है। देखिए एक चीज यहाँ पे आपको ये चीज जानना जरूरी है, हमारे जो यहाँ पे सीएनएस लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो नर्वस सिस्टम को देख लेते थोड़ा सा। देखो इसमें अगर एंटी जैसे पूछा है तो लोग क्या करेंगे, इससे डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे डिफाइन, लेकिन जो टॉपर है जो अच्छे बच्चे वो क्या करेंगे, पहले नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सीएनएस आएगा तो थोड़ा सा आप क्या करना कि नर्वस सिस्टम को भी डिफाइन कर देना। नर्वस सिस्टम अगर थोड़ा सा बता दिया आप, मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो दो आपका नर्वस सिस्टम है, ये क्या काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ये आता था। यहाँ पे काम किस पे करता है, सीएनएस पे जाके ये काम करता है, मतलब सेंट्रल नर्वस। दीज आर पर्टिकुलर मींट फॉर द मैनेजिंग एंड कंट्रोल ऑफ एपिलेप्सी डिसऑर्डर। ये क्या करता है, स्पेशली बनाया गया किसके लिए, जिसको मिर्गी का दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया। इसको एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देते हैं, कब देते हैं, जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। चलिए नहीं, अब क्लासिफिकेशन इसका लिखना है। क्लासिफिकेशन जैसे फिनोबार्बिटरिन होता, ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है जब आपको फाइनल एग्जाम में जब आप जाएंगे। देखिए अब आता है राइट ऑन द एड्रोजेनिक ड्रग। राइट क्या कहता है, एड्रोजेनिक ड्रग करने के लिए यहाँ होता है सिम्फेटोमिमेटिक। ऐसा ड्रग होता है कि मिमेटिक मतलब क्या होता है, मिमिक्री होता, जो अगर मान लीजिए मित्रों आप लोगों ने सुना ही होगा, हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर मोदी जी कहते हैं मित्रों, तो उसी तरह अगर कोई अगर उसका मिमिक्री कर रहा है या उसका जैसे बोल रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, उससे मिमेटिक मतलब कह सकते हैं आपकी उसी के जैसा। ये क्या करेगा, ऐसा दवाई जो इसको और ऊपर करेगा। मतलब कह सकते हैं कोई अगर मान लीजिए हार्ट सही से काम नहीं कर रहा या किडनी सही सोलो काम कर रहा है, तो उसको अगर जब इस तरह से हम देंगे तो ये एजेंट दे देंगे, उसको और इंक्रीज करेगा। एक होता है लाइटिक, लाइटिक क्या करेगा, उसको तोड़ेगा और उसे कम करेगा। ठीक है, अब मिमेटिक देखते हैं। एजेंट मिमेटिक इफेक्ट और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड द सिम्फेटोमिमेटिक। सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम किस में आता है, हमारे पास देखिए दो तरह का हमारे बॉडी में एक्शन होता है, एक तो वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जैसे आप सांस ले रहे हैं, क्या है ये, हम जो कंटिन्यू सांस ले रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आप से 10 मिनट तक रुक जाइए, रुक सकेंगे नहीं ना। आप अगर चाहे दिल का धड़कन आप अगर चाहते हैं कि नहीं मेरा दिल का धड़कन तो मैं रोक लूंगा, जैसे किक मूवी में आप लोग देखे होंगे कि मैं तो अपना धड़कन कितने 10 मिनट या 15 मिनट तक रोक सकता हूँ। तो ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं रहे,
ऐसा चीजों को जो कंट्रोल करता है हमारे नर्वस सिस्टम, वो हमारे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। देखो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में दो चीज आता है, एक पैरासिम्पैथिक, एक होता है सिंपैथिक। पैरासिम्पैथिक का मतलब सिंपैथिक क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है, और पैरासिम्पैथिक उसको डिक्रीज करता है। तो ऐसा ड्रग या ऐसा चीज जो हमारे सिंपैथिक मतलब चीजों को जो इंक्रीज करेगा उसी को हम क्या कहें, सिंपैथिक एजेंट कहेंगे। दिस इज आल्सो रेफर एज द एड्रोजेनिक एगोनिस्ट। देखो एक होता है एगोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट, ये याद रखना। एगोनिस्ट क्या करता है कि उसको और हेल्प करता है, जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, ले कर ले, पावर दे रहे। एक होता है एंटागोनिस्ट, जैसे मम्मी होती है, मम्मी का एग्जांपल क्या है, एंटागोनिस्ट। अगर बदमाशी करोगे दे थप्पड़, सर्विसिंग हुआ होगा, तो उसी तरह काम क्या करता है, एंटागोनिस्ट। देखिए इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे CNS स्टिमुलेंट, ये ब्रोंकोडायलेटर, ये सारी चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता राइट ऑन द सल्फोनामाइड एंड गिव्स 2 एग्जांपल ऑफ देयर यूजेस। मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कि आपको सल्फोनामाइड के नोट लिखिए, उसके बाद इसका 2 एग्जांपल दीजिए और उसका यूजेस। सल्फोनामाइड के बारे में अगर हम बात करें, These are the synthetic antimicrobial agent containing sulfonamide group। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो क्या करता है, सल्फो और एमाइड ग्रुप को कंटेन करता है। मतलब कि इसमें सल्फो और एमाइड दोनों ग्रुप होगा। इट इज द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट विच एक्ट अगेंस्ट पायरोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि पायरोजेनिक बैक्टीरिया के लिए हम क्या करते हैं, सल्फोनामाइड का यूज करते हैं, या इसके ग्रुप का हम यूज करते हैं बैक्टीरिया। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन है, तो आप देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और एक स्पेशल पर्पस। मतलब कि ये 4 भागों में बांटा गया, 4 क्लासिफिकेशन में। ये शॉर्ट ये है, इसको भी आपको याद रखना। ये क्लासिफिकेशन जब आप पूछे यहाँ पे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राइट द नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस जो एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3 दिया हुआ था, मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट बताया था, आपको मैंने बताया था जो उसके जैसे कि हीमेटेरिक्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, एंटाइसिड है, डाययूरेटिक्स है, साइकोटिक क्या होता है, नॉन साइकोटिक क्या होता है, ये सारी चीज मैंने आपको ये चीज बताया था। आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये पूछ ले जैसे इस तरह से पूछा है ना, इसमें 5 दे देगा और 2-3 दे देगा और पूछ लेगा कि भाई इसे डिफाइन करो। सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया हीमेटेरिक्स। हीमेटेरिक्स में आप क्या करना कि हीमेटेरिक्स किसके लिए यूज करते हैं, जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, जब हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन कम कर देता है, उस तब हम यूज किसका करते हैं, हीमेटेरिक्स में। देखो इसमें हीमेटेरिक्स में क्या लिखना है, इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना हीमेटेरिक्स में, उसके बाद उसका एग्जांपल दे देना, उसका यूजेस दे देना। ये सारी चीज 1-2 एग्जांपल देकर आपको लिखना है। हीमेटेरिक्स किसका यूज करते हैं, जब हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाए या तो फिर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तब भी हम यूज करते हैं किसका, हीमेटेरिक्स का हम यूज करते हैं, ताकि क्या हो, हमारे बॉडी में रिकवर हो जाए। हीमेटेरिक्स काम कैसे करता है, काम इस तरह से काम करता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको बॉडी में ब्लड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक वो सारी चीज होता है या वैसी चीज होता है जो हमारे कह सकते हैं जो मूत्र होता है, इन सेंस ऑफ कह लीजिए जो यूरिन को फ्लो को बढ़ा देता है, उस कंडीशन में हम डाययूरेटिक यूज करते हैं। जैसे कॉफी है, कॉफी भी क्या है, एक तरह का डाययूरेटिक ही है। और जो डाययूरेटिक जब जिसको ज्यादा हो जाए, जिसको देखे होंगे कि आप कह लीजिए कि जिसे हम डायबिटीज का बीमारी होता है, उसको यूरिन ज्यादा पास होता है, उस कंडीशन में हम डाययूरेटिक देते हैं। तो इसमें क्या है, आपको डाययूरेटिक को डिफाइन करना है, 1-2 एग्जांपल देना है, उसके बाद ही फिर आप इसे यूजेस भी आप दे देंगे एग्जांपल में। उसका आता है एंटाएसिड। एंटाएसिड को कभी कभी ये चीज पूछ लेगा कि जैसे यहाँ पे दे दिया आपको कि मान लीजिए इसमें हेडिंग दे दिया, पूछ दिया, इसका एग्जांपल के साथ आप इससे बताएंगे। कभी कभी पूछ लेगा कि कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि भाई ये किस कंपाउंड है और कहाँ का, किस लिए यूज करें। जैसे एंटाएसिड, एंटाएसिड क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होता है। जैसे आपको मैंने आपको अभी ये लॉन्ग में बताया, अंदर से लॉन्ग में, ये आपको शॉर्ट्स में भी याद रखना है कि एंटाएसिड क्या करते हैं, जो हम यूज करते हैं जो गैस को कम करने के लिए, कैसे कि हमारे बॉडी को न्यूट्रलाइजेशन करता है। और एंटाएसिड में एक चीज लिखना, जब हम यूज करते हैं वो एक तरह का क्या होता है, एंटाएसिड वीक बेस होता है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एसिड है उसका प्रोडक्शन भी तो होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो वहां पे भी दिक्कत आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपाउंड अगर देखते हैं हम, नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड कंडीशन ऑफ देयर इज। इन सब चीजों का कंडीशन पूछ लेगा।
कोई भी कंपाउंड दे सकता है, जो मेन कंपाउंड है जो मैंने आपको बताया है याद रखना। देखो फेरस सल्फेट का यूज किस तरह से करते हैं। फेरस सल्फेट में सबसे पहला फॉर्मुलेशन याद रखना, जैसे आपको इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, उसका मार्केट प्रिपरेशन मतलब मार्केट में क्या क्या आता है। स्टोरेज कंडीशन में देखो, स्टोरेज कंडीशन में लगभग सबका सेम होता है। किस तरह का, अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन से दूर रखेंगे, ऐसा कंडीशन होंगे। कूल और ड्राई प्लेस में रखेंगे, ठंडी में नहीं, मतलब ज्यादा गर्म में नहीं रखेंगे। और एक चीज हम स्टोरेज में ये चीज भी कर सकते हैं, जो लाइट से प्रोटेक्ट रखेंगे, ये सारी चीज स्टोरेज में लिख सकते हैं सही तरीके से। अब आता है दियर यूज, इसका यूज किस तरह से करते हैं। फेरस सल्फेट का हम यूज करते हैं हेमेटेनेस का, जब हमारे बॉडी में एनीमिया हो जाए या ब्लड की कमी हो जाए तब इसका यूज आता है। फिर आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, गैस एंटी एसिड की तरह। एंटी एसिड क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाएगा और एसिड का जो प्रोडक्शन है उसको जो न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, इन द सेंस ऑफ तो वो जब ज्यादा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कम कर देगा। फिर अगर नेक्स्ट कंपाउंड आता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम कैसे करते हैं बताना आप लोग, सेंट्रल नाइट्रेट कमेंट में बताओ कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज कहाँ है। सिल्वर नाइट्रेट एक तरह का हमारा ट्रॉपिकल एजेंट है। ट्रॉपिकल एजेंट है मतलब ट्रॉपिकल एजेंट मतलब कह सकते हो कि ये क्या करता है कि हम इसे जो स्किन लेवल पे जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए करते हैं। इसमें आपको फॉर्मुलेशन लिखना, मार्केट प्रिपरेशन लिखना और इसका यूजेस भी आपको बताना। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट। दांत का प्रॉब्लम किसको नहीं है, सबको आता है। कैल्शियम कार्बोनेट का हम डेंटल की तरह भी यूज करते हैं, मतलब कि डेंटल में जब प्रॉब्लम आ जाए दांत में तब भी हम उसका यूज करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को और भी आप सारे क्वेश्चंस को अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ईयर का अगर आप पढ़े भी नहीं है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में पढ़ाया जाएगा और ओनली 45 दिन में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जो अभी क्लासेस चल रही है ऐप में, सुबह शाम क्लासेस चलती है, जो आप क्वेरी जो भी हो उसमें पूछ भी सकते हैं और इसके करने के लिए आप ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।